हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो पेपर फर्स्ट हुआ था हिंदी का 6 फरवरी 2023 को, उसके पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है, बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है कि जो है बोली है वो वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि लहजा है भाषा कैसे बोली जाती है उस तरीके से संबंधित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, अब यहाँ पे पूछा गया है निपुण भारत मिशन के अनुसार कक्षा 1 का जो कक्षा 1 में मतलब बच्चों के लिए किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे आय उपयुक्त अपरिचित पाठ सामग्री में आय कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे 2026-27 तक पूरा करना है। अब यहाँ पे देखो ये बताया गया है, कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे आय उपयुक्त अपरिचित पाठ सामग्री में आय कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ जो कक्षा 1 में बच्चे पढ़ते हैं। तो यही उद्देश्य रखा गया है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत, और इसको पूरा कब करना है, 2026 से 27 के बीच में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। कक्षा 3 की कोई अध्यापिका है, उसको अपने बच्चों के श्रवण कौशल के लिए, मतलब कि श्रवण मतलब अच्छे से बच्चे सुनते हैं कोई बात को कि नहीं सुनते हैं, उसका क्या करना है, आकलन करना है उसका। तो उसके बारे में क्या करना चाहिए एक शिक्षिका को। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। अगर बच्चे अच्छे से चीज़ों को सुन रहे हैं तो उसी प्रकार उन चीज़ों को क्या करेंगे, वो ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। एक कोई बच्ची है, उसे मतलब एक कोई पुस्तक पसंद है तो उसकी क्या कर रही है, वही कहानी पढ़ रही है जो पसंद है पुस्तक। तो इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के पठन को कहा जाता है विस्तृत पठन। क्या कहते हैं इसको, विस्तृत पठन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, विस्तृत पठन में पाठक अपनी रुचि के विषय की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को पढ़ता है। विस्तृत पठन में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं अपनी पसंद की चीज़ों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। क्या कर रही है, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है।
लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। लेखन पूर्व मतलब लेखन से पहले गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानस मंथन या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग का। मानस मंथन या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग का। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बताया गया है मानस मंथन या फिर इसे क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। यह शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों या समाधान का स्फुटन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। देखते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोधन पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। कक्षा 3 की कोई अध्यापिका है, अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ी गई पाठ सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। पढ़ी गई पाठ सामग्री के आधारित प्रश्न पूछना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी। पहले क्या करते हैं, जो गतिविधि करवाई जा रही है, पहले बच्चे उसके विभिन्न हिस्सों को सुनते और पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसी का क्या करते हैं, उन्हीं की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो इसे कहा जाता है जिज्ञासा श्रुतलेख। इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार की गतिविधि को कहते हैं जिज्ञासा श्रुतलेख। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है, इसका पूरा नाम है। यहाँ पे निपुण का काम क्या है, भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। अब यहाँ पे निपुण का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो निपुण का जो पूरा नाम है तो ये हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा। इन बीच के संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा, तो इसे बोलेंगे ZPD। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। और इसके बारे में बताया था वाइगोस्की ने। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन जो दिए गए हैं, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कोई बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है और उसको जनरल कैटेगरी का है, तो उसको पास होने के लिए 90 नंबर लाना है, लेकिन वो 80 नंबर तक ला पा रहा है। उसके बाद जब कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर ले रहा है, तब उसके बाद कितने नंबर ला रहा है, 120 तक नंबर ला रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस हुआ, ये जो अंतर हुआ, इसी को कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन जो है भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा में इस प्रकार का जो परिवेश है उसको सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? तो यहाँ पे जो प्रथम भाषा अर्जन का जो सही क्रम है वो हो जाएगा बबलाना, फिर उसके बाद 2 शब्दी वाक्य चरण, फिर उसके बाद 1 शब्दी वाक्य चरण और फिर उसके बाद संक्षिप्त वाक्य चरण। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना है, भाषा अर्जन का सिद्धांत। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की ने दिया था। और एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि बच्चे जो होते हैं 6 से 10 महीनों में शिशु क्या बड़बड़ाना शुरू कर देता है, मतलब कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट कर देता है 6 से 10 महीने के बीच में। और जो प्रथम भाषा है वह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, मतलब इसको सीखना नहीं पड़ता है। जो प्रथम भाषा होती है बच्चे की, उसको बच्चे को सीखना नहीं पड़ता है, वो अपने आप अपने परिवेश से सीख जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है? यह विचार प्रतिपादित किया गया था नोम चॉम्स्की के द्वारा। नोम चॉम्स्की के द्वारा। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे कि भाषा विकास का जनक, भाषा विकास का जनक कहा जाता है चॉम्स्की ने। किसको कहा जाता है? चॉम्स्की को कहा जाता है। और इन्होंने बताया था भाषा अधिग्रहण यंत्र लैड के बारे में। लैड का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। इसके बारे में किसने बताया था? चॉम्स्की ने बताया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द भंडार का। शब्द भंडार का मतलब कोई बच्ची है, कोई बच्चा क्या करता है, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, तो ये किसका आकलन करेगा? इसे कहा जाएगा शब्द भंडार का आकलन करेगा ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु कौन सी गतिविधि प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ। अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो। दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। अब यहाँ पे पूछा गया है वाचन कौशल, मतलब बोलने के जो कौशल है, बोलने के जो कौशल है उसके आकलन हेतु कौन सी गतिविधि नहीं करवानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता? यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। तो इसे बोलते हैं डिस्फ्रेजिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको डिस्फ्रेजिया बोलते हैं।